अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम घुटने की सीवियर या एडवांस नी स्टिफनेस के काजेज़ को डिस्कस करेंगे। फिर हम आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जिनके घुटने का ऑपरेशन 6-7 माह पहले हुआ था और अब वो घुटने में काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस है। हम आपके सामने ये डिस्कस करेंगे इस घुटने की स्टिफनेस की वजह से उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि घुटने की स्टिफनेस से बचने के लिए हमें कौन कौन सी वर्जिशें या तरीक़े इलाज को फॉलो करना चाहिए। आखिर में मैं ये आपको बताऊंगा कि अगर आपको घुटना बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुका हो और उसके अंदर फिजियोथेरेपी और सिंपल ट्रीटमेंट ऑप्शन फेल हो जाएं तो फिर हमारे पास कौन कौन से तरीक़े इलाज हैं। तो आइए सबसे पहले घुटने की स्टिफनेस के काजेज़ को डिस्कस करते हैं। अगर नी स्टिफनेस के काजेज़ की बात की जाए तो नंबर 1 जो काज है वह है रोड साइड एक्सीडेंट। रोड साइड एक्सीडेंट की वजह से जब हमारे नी के किसी बोन का फ्रैक्चर हो जाता है या लिगामेंट की इंजरी हो जाती है तो उसके बाद सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक बड़ा काज है हमारे घुटने की स्टिफनेस का। नंबर 2 काज की बात की जाए तो वो ये है कि कोई हमारे घुटने में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बाद भी नी जॉइंट के स्टिफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3 अगर कोई लिगामेंट जैसे ACL है या मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है उसकी सर्जरी की जाए उसके बाद भी नी जॉइंट के स्टिफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 4 की बात की जाए तो वह है टोटल नी रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर रियलिस्टिक होकर देखा जाए तो इन चारों फैक्टर्स के अंदर जो मेन रीज़न है कि अगर इन सर्जरीज के बाद टाइम पे फिजियोथेरेपी शुरू ना की जाए या टाइम पे हम अपने घुटने की नी बेंडिंग स्टार्ट ना करें तो उससे हमारे घुटने के स्टिफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वीडियो के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे पेशेंट से करवा रहे हैं जिनका रोड साइड एक्सीडेंट में 6 माह पहले नी का फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद उनकी सर्जरी हुई। लाहौर के किसी हॉस्पिटल में उन्होंने सर्जरी करवाई। अब वो एक सेकंड ओपिनियन के लिए होराइजन हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाए और डॉक्टर एहसन शमीम साहब से मिले। डॉक्टर एहसन शमीम जो कि लाहौर के एक बहुत ही लीडिंग और कॉम्पिटेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्होंने APRC फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इनको हमारी तरफ रेफ़र किया और कहा कि 3 से 4 हफ्तों का एक अग्रेसिव फिजियोथेरेपी ट्रायल दिया जाए ताकि देखा जाए कि जो नी इनका इतना स्टिफ हो चुका है, स्टक हो चुका है 35 डिग्री एंगल के ऊपर, क्या उसमें हम कोई फिजियोथेरेपी से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आइए आपके सामने हम इस पेशेंट की असेसमेंट करते हैं और उनकी मुश्किलात को आपके साथ शेयर करते हैं। अब्दुल हन्नान की लेफ्ट नी की जो है सर्जरी हुई है फ्रैक्चर के बाद। अब ये तकरीबन 7 माह के बाद हम इसकी असेसमेंट कर रहे हैं। अब हम अब्दुल हन्नान से कहेंगे कि पहले अपनी राइट लेग को मोड़ के दिखाएं। अब्दुल हन्नान मोड़िए। तो ये देखिए ये इसकी राइट लेग है जो कि नॉर्मल मोड़ रही है। सीधा करके दिखाइए अब्दुल हन्नान। वेरी गुड। अब्दुल हन्नान पाँव खींचिए, घुटना नीचे दबाइए, टांग को सीधा ऊपर उठाइए। ये देखिए बिल्कुल टांग सीधी है, इसमें किसी तरह का कोई काम नहीं है। अब्दुल हन्नान राइट लेग को जरा बेंड कर लीजिए प्लीज, बेंड कर दीजिए, बेंड कर दें, बिल्कुल बेंड कर दीजिए। अब आप जरा फोकस करिए तो अगर जब अब्दुल हन्नान की वैसे ही ये टांग पड़ी हुई है तो उसमें तकरीबन ये थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है हमें, ठीक है। और अब हम अब्दुल हन्नान से कहेंगे पाँव खींचो अब्दुल हन्नान, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाइए। अब्दुल हन्नान जब ये टांग उठा रहे हैं तो उस टांग के उठाते हुए भी खम आ रहा है। इसका मतलब ये कि अब्दुल हन्नान के फ्रंट थाई मसल जो है वो काफी वीक हैं। अब्दुल हन्नान टांग को नीचे रखिए प्लीज। जब अब्दुल हन्नान टांग को हम नीचे रखते हैं तो हम इसे कहते हैं घुटने को नीचे दबाइए, नीचे दबाइए अब्दुल हन्नान। तो ये देखिए गैप नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि घुटने में एक फ्लेक्शन कंट्रैक्शन भी है, ठीक है, जो कि तकरीबन 10 से 15 डिग्री का फ्लेक्शन कंट्रैक्शन बनता है। अब्दुल हन्नान टांग को मोड़िए प्लीज। तो जब अब्दुल हन्नान टांग को मोड़ रहे हैं तो ये जो रफली हम कहेंगे एक आई से देखने के बाद जो इसकी टांग मुड़ रही है वो तकरीबन 35 से 45 डिग्री के दरमियान है जो कि इसका एंगल बन रहा है। इतनी कम जो टांग मुड़ने से ऑब्वियसली उसकी डेली रूटीन क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे इसकी वॉक के अंदर लिम्प होगा, इसको सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल पेश आएगी, इसको गाड़ी से निकलने में मुश्किल पेश आएगी। जब ये चेयर पे भी बैठेगा तो उस वक्त भी इसको काफी डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगी क्योंकि जब हम चेयर पे बैठते हैं तो हमारी टांग 90 डिग्री मुड़ती है, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारी नी जो है वो 110 डिग्री बेंड करती है, और जब हम वॉक करते हैं तो हमारी जो नी का बेंड है वो ऑलमोस्ट 60 डिग्री होना चाहिए। अब हम आपके सामने इसको सिटिंग में बैठाते हैं ताकि आप देखें कि इसकी लेग की पोजीशन क्या आती है। जब हमने अब्दुल हन्नान को अब जैसे बेड के एज पे या चेयर पे बैठाएंगे तो हम आपके सामने दिखाते हैं कि ये इनकी राइट लेग है तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री मुड़ी हुई है। जो इनकी लेफ्ट लेग है वही देखें तो ऑलमोस्ट 45 या 40 डिग्री एंगल पे मुड़ी हुई है। अब ऐसी हालत में जब हम बैठते हैं
तो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई दोस्त अहबाब हैं वो सारे इस चीज़ को फील करते हैं, तो हमारे पे साइको सोशल प्रेशर बिल्ड हो जाता है। सेकंड ये कि हम गाड़ी की पिछली सीट पर बैठेंगे तो इतना लेग रूम नहीं होगा। तीसरा ये कि हम रूटीन लाइफ के अंदर उठते बैठते हुए काफ़ी डिफिकल्टी में जाएंगे। अभी भी वॉक कर रहे हैं तो आप इनके राइट नी पे फोकस करें तो उनके अंदर जो बेंडिंग है वो ऑलमोस्ट 60 डिग्री हो रही है। लेकिन जब लेफ्ट नी है एक तो उसके अंदर लिम्प है गेट के अंदर, सेकंड ये है कि जो टांग है चलते हुए भी 25 से 40 डिग्री के दरमियान मुड़ रही है, जिसकी वजह से इनको लिम्प और डिफिकल्टी इन वॉक हो रही है। ऐसे पेशेंट अगर लगातार इस तरह से चलते रहें तो डर ये होता है क्योंकि बैक के अंदर पेन आ जाती है। अब अब्दुल हन्नान आपके सामने सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो अभी देखिए कि उनके नी क्योंकि प्रॉपर बेंड नहीं हो रहा तो हिप से ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं और उनकी हिप जो है वो जो है प्रॉब्लम में जाएगी ऐसे पेशेंट्स के साथ। अभी अब देखिए सीढ़ियाँ उतरने लगे हैं तो उस वक्त भी उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रही है। तो नॉर्मली नी की जो बेंडिंग रिक्वायर्ड है सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए वो 0 से लेके 110 डिग्री होती है और बाय चांस इनकी नी इतना स्टिफ है कि इससे उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रही है। वीडियो के इस हिस्से में हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हम नी जॉइंट की स्टिफनेस से कैसे बच सकते हैं। मेरे नज़दीक इसमें 3 लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है। नंबर 1 आर्थोपेडिक सर्जन, क्योंकि पेशेंट नॉर्मली उसके पास आते हैं तो अपने पेशेंट से और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ये मेक श्योर करे कि जो गोल्स एंड टारगेट्स ने सेट किए हैं टांग के मोड़ने के, नी बेंड करने के, वो टाइमली मीट करे। नंबर 2 फिजियोथेरेपिस्ट ये कोशिश करे कि जो आर्थोपेडिक सर्जन ने गाइडलाइन दी हैं कि इतनी टांग मोड़नी है इस हफ्ते के अंदर तो वो ज़रूर मोड़े। एंड नंबर 3 पेशेंट को ये मेक श्योर करना चाहिए कि लेट से जब आपका रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है और 4 से 6 हफ्ते आपने टांग नहीं मोड़ी तो उसके बाद नी जॉइंट में स्टिफनेस होगी, उसके बाद थोड़ी पेन होगी, तो अपने पेन को टॉलरेट करना है। और इस पेन को टॉलरेट करने के लिए आप फिजियोथेरेपी सेशन से पहले कुछ पेन किलर्स खा सकते हैं और ड्यूरिंग सेशन या आफ्टर सेशन आइसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नी जॉइंट की प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, नी बेंडिंग नहीं करते, प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं करते तो उससे जॉइंट की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि आपने अभी पिछले ही हमारे वीडियो के हिस्से में देखा कि जो हमारे पास पेशेंट आए हैं उनका नी जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ है। अब इस स्टिफनेस को हमें ठीक करने के लिए हो सकता है कि कुछ और मेडिकल प्रोसीजर्स भी करने पड़ जाएं। नी सर्जरी के बाद जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और हमें आर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं कि आप उनकी नी बेंडिंग को स्टार्ट कर दें, तो मेरी जो नंबर 1 फेवरेट एक्सरसाइज है, मैं अपने पेशेंट से कहता हूं कि वो बेड के एज पे बैठ जाएं, ऊंची कुर्सी पे बैठ जाएं और अपनी टांग को मोड़ने की कोशिश करें। अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे लेफ्ट नी की सर्जरी हुई है और जब मैंने प्रेजेंट किया है एज ए फिजियोथेरेपिस्ट के पास आया हूं 5 से 6 हफ्तों के बाद या 2 से 3 हफ्तों के बाद, तो मेरा नी बिल्कुल स्टिफ है, तो मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ बेड के एज पे बैठें और आहिस्ता आहिस्ता टांग को मोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रेविटी के असर से लोअर लेग के वेट की वजह से टांग आहिस्ता आहिस्ता मुड़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं 15 से 20 रेपिटेशन हर 2 से 3 घंटे के बाद, तो 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपकी टांग 90 डिग्री तक मुड़ जाएगी। नंबर 2 जो एक्सरसाइज मैं अपने पेशेंट से रिकमेंड करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि आप बिल्कुल बेड के एज पे लेट जाएं सिंपल, और फर्ज करें मेरी लेफ्ट नी जो स्टिफ है आप इसको लटकने दें, सिंपल लटकने दें। ग्रेविटी के असर से टांग लटकती रहेगी, लटक के आहिस्ता आहिस्ता अगर आप ये कोशिश करते जाएंगे तो अपनी टांग के वजन से ही टांग मुड़ के 90 डिग्री का टारगेट जो है वो 2 से 3 हफ्तों के अंदर अचीव कर लेगी। तो ये भी बहुत एक अच्छी और सिंपल एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी टांग की बेंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3 एक्सरसाइज की बात की जाए तो आप बिल्कुल बेड पे लेट जाएं या बेड के टेक लगा के बैठ जाएं और अपने हाथ से टांग को पकड़ें और इसको बेंड करने की कोशिश करें। सिंपल इस तरीके से भी आप अगर मेहनत करेंगे तो उससे भी आपको टांग को मोड़ने में हेल्प होगी और आप कोशिश करेंगे जो अपना टारगेट है 3 से 4 हफ्तों के अंदर 90 डिग्री के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। नॉर्मली हम कहते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आपकी पिंडली और रान जो है जब वो मिल जाती है तो समझिए आपकी एक अच्छी बेंडिंग जो कि 120 डिग्री का टारगेट है वो आप अचीव कर लेते हैं। नंबर 4 एक्सरसाइज की बात की जाए तो नॉर्मली हम अपने पेशेंट्स कहते हैं कि वो घुटने के नीचे भी कोई खाम नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आप घुटने के नीचे अपना हाथ रखिए और इसको प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि आपको लगे कि घुटने के नीचे से कोई चीज़ नहीं गुजर रही, कोई हाथ नहीं गुजर रहा और इससे आपके फ्रंट थाई मसल एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये नंबर 4 एक्सरसाइज है जो कि बहुत एक अच्छी और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फ्रंट थाई के मसल को एक्टिव करने के लिए। इसको भी आप 10/2 10/3 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा करें। नंबर 5 एक्सरसाइज की बात की जाए तो नॉर्मली मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ कि पाँव अपनी तरफ खींच लें, घुटने को नीचे दबा लें और पाँव खींच के टांग को सीधा ऊपर हवा में रखें, 5 तक गिने, 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को
10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा करें ताकि आपके फ्रंट थाई की मसल काफ़ी एक्टिव और स्ट्रांग हो जाए। ये ध्यान में रखिए कि नी सर्जरी के बाद क्योंकि हमें फिजियो करते हुए एक्सरसाइज करते हुए काफ़ी पेन होती है, तो इसलिए मैं नॉर्मली अपने पेशेंट को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि जब तक उनकी टांग 120 डिग्री टांग ना मुड़ जाए, यानी कि ये समझिए कि जब तक पिंडली और रान आपस में मिल ना जाए, तो प्रेफरेबली आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में रह के एक्सरसाइज करें, क्योंकि नॉर्मली पेन की वजह से पेशेंट खुद से एक्सरसाइज नहीं करते, जिससे उनके जॉइंट के अंदर स्टिफनेस आ जाती है और बाद में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उनको फेस करना पड़ती हैं। जिन लोगों का नी जॉइंट बहुत स्टिफ है और 2 से 3 माह की एग्रेसिव फिजियोथेरेपी से भी उनके नी जॉइंट की बेंडिंग में कोई बेहतरी नहीं आती, तो उसके बाद सर्जन नॉर्मली 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। नंबर 1 पे आर्थोस्कोपिक है और नंबर 2 पे क्वाड्रिसेप्स प्लास्टी है। आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर के अंदर सर्जन कैमरे की मदद से या आर्थोस्कोप की मदद से जॉइंट के अंदर जाके जो जॉइंट में स्कार टिश्यू बन चुका है, जो फाइब्रोसिस हो चुके हैं, जो एडहेजन हो चुके हैं, उनको काट के रिमूव कर देते हैं और ड्यूरिंग सर्जरी कोशिश करते हैं कि 90 से लेके 120 डिग्री टांग को मोड़ दें। अगर फिर वो देखते हैं कि अगर लगता है कि इससे टांग नहीं मुड़ रही, लेकिन उनको लगता है क्वाड्स के अंदर वहाँ पे भी टाइट एडहेजन्स हैं, वहाँ पे भी फाइब्रोसिस बना हुआ है, तो उसको वो सर्जरी से रिमूव कर देते हैं। ये ज़हन में रखिए कि इन दोनों सर्जिकल प्रोसीजर के बाद भी हमें रेगुलर फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए ताकि ड्यूरिंग सर्जरी जो टारगेट अचीव किए गए हैं 90 से लेकर 120 डिग्री बेंडिंग, उसको हम मेनटेन रख सकें। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको नी जॉइंट की स्टिफनेस को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी और आप कोशिश करेंगे कि आपके सराउंडिंग में अगर किसी की नी सर्जरी हुई है तो उसके नी जॉइंट को स्टिफनेस से बचने के लिए उसे गाइड करेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।